अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उमैर खान एकेडमी क्लास में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक बफर सॉल्यूशंस के बारे में होगा। ओह थैंक यू सर। ये टॉपिक तो मुझे नहीं आता था, अब आ जाएगा। ओके सूरज। सर मेरे भी कुछ कंसेप्ट वीक हैं इस टॉपिक में और मेरे कुछ सवालात भी हैं। ठीक है राहिम। ओके बॉयज, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल I will talk about a definition and applications of buffer solution. अगर हम बात करें बफर सॉल्यूशन की और उसकी तारीफ करें तो हम कुछ इस तरह से कर पाएंगे कि ये एक सॉल्यूशन है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है तो इसमें क्या खास बात है, और यही खास बात इसकी तारीफ भी है। मिसाल के तौर पर इस सॉल्यूशन में हम कुछ ऐड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक काम करते हैं कि हम इसमें एसिड ऐड कर देते हैं, या हम इसके अंदर कोई बेस ऐड कर देते हैं। कोई भी कर सकते हैं, एक वक्त में कुछ भी कर लें। एसिड और बेस के ऐड कर देने से इस बफर सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखें, अगर हम बफर सॉल्यूशन की बजाय किसी एक आम सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल पानी में, जिसकी पीएच हम मान लेते हैं कि 7 होती है, अगर इसमें एसिड ऐड करते तो एसिड के ऐड कर देने से जो हमारे पास पीएच होती वो कम हो जाती। और इसी तरीके से अगर हम मिसाल के तौर पर बेस ऐड कर देते तो बेस के ऐड कर देने से पीएच बढ़ जाती 7 से, मतलब इस सॉल्यूशन में। लेकिन जब हम बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बफर सॉल्यूशन की पीएच में जो चेंज आता है वो ना होने के बराबर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आता, लेकिन हम कहते हैं वेरी माइनर चेंज। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे हम अभी समझ रहे थे बात को, कि अगर पानी की पीएच में एसिड डालने से या बेस डालने से तब्दीली जितनी ज़्यादा आती है उसके मुकाबले में बफर सॉल्यूशन में ये तब्दीली ना होने के बराबर आती है। और यही बफर सॉल्यूशन की तारीफ है। अब तारीफ अगर हम करें तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है विच resist the change in its pH, which resist the change in its pH when a small amount, ये वाली बात याद रखिएगा, when a small amount, क्योंकि small amount जो है वो ही अगर डाली जाएगी तो ये मुकम्मल तौर पर जो हमारी बात है वो सच्ची साबित होगी। लेकिन अगर आपने बहुत सारी मिकदार डाल दी है, मिसाल के तौर पर एसिड या बेस की मिकदार इतनी डाल दी है जितना बफर भी नहीं है, तो फिर बफर के अंदर चेंज आ जाएगा। तो इसलिए ये वाली बात अहम रहे कि resist the change in its pH when a small amount of acid or base is added। हम एक बार फिर इस डेफिनेशन को दोहरा लेते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन which resists the change in its pH when a small amount of acid or base is added। अब आप ये कहेंगे कि आखिर वो जो स्मॉल अमाउंट थी, मतलब वो जो स्मॉल अमाउंट का क्या फ़ायदा। यानी अगर हम स्मॉल अमाउंट डालते हैं एसिड या बेस की किसी भी बफर सॉल्यूशन में तो फिर तब्दीली चलो नहीं आती, फिर इसका फ़ायदा क्या है। मतलब हमें तो चाहिए था कि ज़्यादा मकदार में से डालते, जितना मर्जी से डाल देते, इतना मर्जी बेस डाल देते, और फिर वो अपनी अपनी पीएच चेंज ना करता, तो फिर तो बहुत अच्छा था बफर सोल्यूशन। लेकिन अगर वो थोड़ी सी मकदार रेजिस्ट कर सकता है तो इससे फ़ायदा क्या उठाया जा सकता है, तो यही कहलाएगी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन इज दैट it is used in clinical analysis or clinical experiments। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ।
जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ब्लड है, यानी ब्लड का सैंपल है। अब हमने एक मेडिसिन बनाई है जो ब्लड में जाकर कुछ तब्दीली पैदा करती है या ब्लड में कोई खराबी है उसे दूर करती है। तो ये मेडिसिन अब हमने बनाने के बाद किसी शख्स को लगानी नहीं है, मतलब उसके ब्लड में नहीं डाल सकते हम डायरेक्टली, किसी ह्यूमन पर हम डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम ह्यूमन ब्लड लेंगे और उस ब्लड को फॉर एग्जांपल एक बीकर में, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और फिर इसके बाद अब जो ब्लड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसके साथ होनी ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें ब्लड प्लाज्मा भी होता है, उसकी जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। इसी तरह ब्लड की एक पीएच भी होती है, उसको भी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल दैट पीएच इज 7.35। अब अगर ब्लड हमारी बॉडी से बाहर है तो ये पीएच हमें रखना ज़रूरी है ताकि जो हम मेडिसिन का इफ़ेक्ट देखेंगे इस ब्लड में डालने के बाद वो हमें सही तरह समझ में आ रहा है। और इसी तरह से अगर ये ब्लड बॉडी के अंदर ही है तो फिर इस ब्लड को अपनी जो पीएच होगी वो मेंटेन करनी होगी, यानी वो भी 7.35 होगी। अब पीएच मेंटेन करने का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अपने ध्यान में रखें। इसी तरह एक एग्जांपल मैं और भी कोट करता हूँ ताकि ये बात मज़ीद समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल हमें फिर एक मेडिसिन बनाई है हमने और इस मेडिसिन को हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल फूड के लिए जो कि हमारे स्टमक में होता है। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि इस मेडिसिन का जो इम्पैक्ट है उस फूड पर जो स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है उस पर क्या है, वो मेडिसिन जो है वो उस फूड की डाइजेशन को अच्छा करती है नहीं करती है, तो ये हम चेक करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अब हम जाहिर सी बात है किसी को डायरेक्टली स्टमक में तो कोई चीज़ नहीं डाल सकते उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो स्टमक का एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट हमें पैदा करना होगा। अब स्टमक का एनवायरनमेंट क्या है? जो स्टमक का एनवायरनमेंट है वो ये है कि उसमें म्यूकस होता है और इसकी एक स्पेसिफिक पीएच होती है। फॉर एग्जांपल जो पीएच होती है स्टमक की वो 2 होती है। और इसी तरह से हमारे स्टमक में कुछ मिकदार वाटर की भी होती है जो कि खुराक की डायरेक्शन के लिए ज़रूरी है। एनी हाउ, मैं फ़िलहाल जो यहाँ पर एक अहम बात करने वाला हूँ वो ये है कि स्टमक की एक स्पेसिफिक पीएच होती है। अब अगर आपने वो मेडिसिन जो बनाई है उसको आप स्टमक में डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते, लेकिन आप उन सारी वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टमक की उसको किसी एक बीकर में, टेस्ट ट्यूब में, क्लिनिकल एनालिसिस के दौरान उनको मेंटेन कर सकते हैं। और इस मेंटेनेंस के दौरान आपको पीएच भी मेंटेन करनी होगी। अब जाहिर सी बात है हम जब स्टमक में मेडिसिन लेंगे तो फूड भी लेंगे, तो फूड में कोई बहुत ज़्यादा एसिड तो नहीं होगा, लेकिन फूड एसिडिक होते हैं। जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स आप लेते हैं तो फ्रूट्स में भी एसिड्स होते हैं। इसी तरह हम लिपिड्स खाते हैं, ठीक है ना, फैटी एसिड्स। तो बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार नहीं है एसिड की, मुनासिब मिकदार है। जितनी मिकदार जो है वो अगर जाएगी स्टमक में या हमारे ब्लड का हिस्सा बनेगी तो बफर्स की वजह से वो मेंटेन हो सकेगी। मैं दोबारा से अपनी बात को दोहराता हूँ, अब आपको बात सही तरह समझ में आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेडिसिन आपने जो डिस्कवर की है या आपने भी बनाई है उसका इम्पैक्ट आप स्टमक पे देखना चाहते हैं, पर स्टमक में हम डायरेक्टली इसको एंटर नहीं कर सकते क्योंकि हार्मफुल हो सकती है। और ये वाली बात याद रहे कि अगर हमारे फॉर एग्जांपल ब्लड की पीएच 7.35 से ज़्यादा हो गई या कम हो गई, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये 7.35 से 7 हो गई या फिर ये बढ़कर 8 हो गई, तो इस 7 और 8 के दौरान ही जो ह्यूमन है वो डेथ की तरफ चला जाएगा और इवन में डाई। तो बिल्कुल इसी तरह से पीएच की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब मेडिसिन स्टमक पर हमने डायरेक्टली नहीं डाली, बल्कि स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो हमने क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद अब हमने इसकी पीएच को मेंटेन करना है। अब वो ऐसी क्या चीज़ है जो पीएच को मेंटेन कर सकती है? इसका आंसर हमने ले लिया है। इसका आंसर ये है कि हमें इस टेस्ट ट्यूब में या इस टेस्ट ट्यूब में बफर डालना होगा, क्योंकि बफर ऐसा सोल्यूशन है जो बाय डेफिनेशन अभी हमने देखा कि वो क्या करते हैं, ज़्यादा मिकदार में, मतलब एसिड और बेस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन उतनी मिकदार जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी है वो मेंटेन, यानी उसके लिए वो मेंटेनेंस दिखा सकते हैं एसिड और बेस के डालने के बावजूद पीएच को मेंटेन करने की। इसी तरह से हम बफर सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जहां हमें पीएच के मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इसी तरह अलाइड साइंसेज में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे माइक्रोबायोलॉजी और सॉइल साइंसेज, क्योंकि सॉइल की भी एक स्पेसिफिक पीएच होती है, उसी पे ही हमारे मुख्तलिफ जो क्रॉप्स हैं वो यील्ड की जाती हैं। इसी तरह से हम अगर मुख्तलिफ न्यूट्रिशन का, जैसे मैंने अभी बात कही कि हमारी न्यूट्रिशन टेस्ट करना है हमने कि उसका स्टमक में क्या इम्पैक्ट होगा, तो फिर हम वहाँ पर भी न्यूट्रिशन को सही तरह से, या न्यूट्रिशन की ही पीएच जो हमारे स्टमक को नुकसान ना दे, वो हम बना सकते हैं। जैसे सिंथेटिक काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आम, मतलब नेचुरल सोर्सेज के अलावा भी हम सिंथेटिकली बना कर खाते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स आइटम हैं, और इसी तरह से क्लिनिकल एनालिसिस भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ब्लड के बारे में आपको बताया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे फील्ड्स हैं जिसके अंदर बफर सॉल्यूशंस का इस्तेमाल होता है, और इसके बगैर ये जो रिसर्च है या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं ये नहीं करवाए जा सकते। यहाँ पर मैं एक बात और समझाता चलूँ कि कॉमन आइन इफेक्ट और बफर सॉल्यूशन का बड़ा गहरा ताल्लुक है। कि कॉमन आइन इफेक्ट की असल में एक एप्लीकेशन है जिसको हम बफर्स कहते हैं। मतलब कॉमन आइन इफेक्ट एक, जैसे नाम से हमें लग रहा है कि ये एक इफेक्ट है, तो यही वो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है जो कि बफर सॉल्यूशंस को वर्क करने वाला बनाता है। तो अगर आप लोगों को इस बात का नहीं पता कि कॉमन आइन इफेक्ट क्या है, तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करता चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यूँ समझते हैं कि अगर HCl है और HCl को हम आयोनाइज करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है और बनाता है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। अब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं कि चूंकि ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और अगर हम किसी तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज कर दें, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास ये आयन्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, इनकी तादाद कम होने लगेगी और HCl की तादाद बढ़ने लगेगी, यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म बढ़ने लगेगी और आयोनाइज्ड फॉर्म घटने लगेगी। अब इससे क्या फायदा? देखें, HCl के होने या ना होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता पीएच पर। अब ये कैसी बात हो गई? देखें, HCl अगर आयोनाइज होता है और वो हाइड्रोजन आयन देता है, तो हमने अपनी पुरानी बातों में ये बात पढ़ी हुई है कि pH is equal to minus log of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब आप बात समझ गए होंगे, मैं दोबारा से बात करता हूं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन असल में pH को तब्दील करती है, ना कि HCl की अनआयोनाइज्ड फॉर्म। और ये HCl के लिए ही बात नहीं है, बल्कि ये तमाम एसिड्स के लिए है कि जितना एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, मतलब वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो जितना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देगा उसी हिसाब से उसकी जो pH है वो कम हो जाती है। असल में ये माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। सपोज कीजिए अगर हम मान लें कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, -3, तो जब हम इसको हल करेंगे, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेंगे, तो ये यूं हो जाएगा, -3 शुरू में आ जाएगा और इस माइनस के साथ मिलकर +3 हो जाएगा, और log 10 1 के इक्वल होता है, तो आंसर 3 आ गया।
मतलब इसी तरह अगर ये -6 हो गया तो ये +6 आंसर आ जाएगा, और इसी तरह से ये -20 हो गया तो ये +20 आंसर आ जाएगा। और अगर सपोज कीजिए ये मिकदार काफ़ी हद तक बड़ी हो गई, फॉर एग्जांपल ये 10 हो गई, 10⁻³ की बजाय 10 हो गई, तो फिर आंसर क्या आएगा, 1, कम हो जाएगा। तो असल में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी बढ़ती है पीएच उतनी घटती है। इसलिए हम बोलते हैं कि 7 से अगर पीएच कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी पीएच वैल्यू कम आएगी। एनी हाउ, ये पुरानी बातें हमने अपने पुराने जो लेक्चर्स हैं पीएच के एतबार से उनमें डिस्कशन की हुई है सारी, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ के एतबार से एक बात समझा दी है। अब हम दोबारा से बात समझते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl जब आयोनाइज हुआ और उसने हाइड्रोजन आयन दिए तो बन गया हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने की वजह से पीएच कम वाला सोल्यूशन, यानी ज़्यादा एसिडिक। तो ये हमारे पास तब्दील हो गई। अब हमने क्या किया है, हमने एक ऐसा तरीकाकार इख्तियार कर लिया है कि जो आयोनाइज्ड फॉर्म है ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, जिससे पीएच जो है वो बढ़ने लगेगी, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटने लगेगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा कम होती है पीएच बढ़ती है, ये मैंने अभी आपको समझाया। तो इसी एतबार से अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास पानी है और पानी की एक पीएच है, फॉर एग्जांपल वो है 7, और आपने HCl डालकर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वाटर में बढ़ा दी। इस तरह से मोर एसिडिक होने लगा है पानी। लेकिन मैंने एक काम और किया, वो काम ये किया कि इसी के साथ KCl ऐड कर दिया, मतलब एक सॉल्ट डाल दिया, क्योंकि सॉल्ट में ना तो H आयन है जो कि एसिडिटी को या आप कह लें कि पीएच को कंट्रोल करते हैं, ना यहाँ पर कोई और ऐसे आयन है। ये पोटेशियम और क्लोराइड आयन, चूंकि दोनों ही ऐसे कुछ पैदा नहीं करते आयन जो कि पीएच को चेंज कर सकें, इसलिए पीएच पे इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। पर फिर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पोटेशियम क्लोराइड अगर आयोनाइज हो गया तो ये देगा फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। कहाँ पर, इस वाले बीकर में। अब इस बीकर में क्या क्या है, इस बीकर में दो चीजें हैं। नंबर 1 HCl का सोल्यूशन है और नंबर 2 KCl का सोल्यूशन है। अब HCl ये कोशिश कर रहा है कि इस वाले बीकर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे, लेकिन इसके मुजाद काम हो रहा है। वो कैसे, वो ऐसे कि जब KCl आप दाखिल करते हैं तो Cl जो यहाँ पर मौजूद है ये कॉमन आयन बन जाता है, यानी आपके पास ये एक कॉमन आयन है। अब एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। इसके बारे में फुल कंसेप्ट जो वीडियो लेक्चर में आपको मैंने दिया है वो भी आप मेरे इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो वो आपको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ के एतबार से ये बात समझा दूं कि ली शैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आप इक्विलिब्रिया को डिस्टर्ब करते हैं इस तरह से कि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम दोबारा से एडजस्ट होगा इस अंदाज में कि वो इस चेंज को कम करेगा। मतलब क्लोरीन जो हमने इजाफी आयन की शक्ल में डाल दिए हैं तो इसी बीकर के अंदर मौजूद हैं, इसी बीकर में होने की वजह से वो Cl नेगेटिव आयन बढ़ जाने की वजह से अब Cl दोबारा से हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करेगा और पैदा करेगा HCl। मतलब जैसे मैंने कहा था कि हम बैकवर्ड रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। कैसे, कॉमन आयन डालकर। कॉमन आयन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक अगर इक्विलिब्रिया को डिस्टर्ब किया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा करने के बाद तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ाएगा, और रिएक्टेंट की मिकदार जितनी बढ़ेगी उतना क्या होगा, पीएच वापस चली जाएगी। क्या मतलब, 7 थी, HCl डाला, 7 से कम होने लगी, लेकिन कॉमन आयन के आ जाने की वजह से जब हमने KCl से लिया है, कॉमन आयन के आ जाने की वजह से रिएक्शन बैक पर चला जाएगा और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, और जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी तो पीएच वापस बहाल हो जाएगी, मतलब 7 पे चली जाएगी। तो हम एक बात मानते हैं कि HCl डाला जिससे Cl
और H आयन पैदा हुए। H आयन की वजह से क्या होगा, pH में जो है वो इसके बढ़ने की वजह से pH में कमी हो गई, मतलब वो चली गई 7 से फॉर एग्जांपल 1 पर, या हम कहते हैं 2 पर, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और जब हमने कॉमन आयन का इस्तेमाल किया तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाने से pH फिर बढ़ने लगी, और pH 7 से यानी 1 से वापस 7 की तरफ आ गई। इस तरह से कॉमन आयन इफेक्ट असल में pH को मेंटेन करते हैं। और इसी कॉमन आयन इफेक्ट की जो एक एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। तो जो बफर सोल्यूशन है वो भी इसी तरीके से ही क्या करते हैं, pH को मेंटेन करते हैं। सर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। सर, ये बनते कैसे होंगे? आओ इसके बारे में हम देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। बफर्स कैसे बनते हैं, इसको बताने से पहले हम एक बात समझेंगे पहले, वो ये कि बफर की टाइप्स क्या होती हैं। तो बफर की जो टाइप्स होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इन टाइप्स की बिना पर ही हमें पता लग जाता है कि बफर कैसे बनते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो किस्म के बफर्स हो सकते हैं। तो एक हो सकते हैं मिसाल के तौर पर एसिडिक बफर्स, और दूसरे हो सकते हैं हमारे पास बेसिक बफर्स। अब एसिडिक बफर्स और बेसिक बफर में बहुत ही आसानी से, मतलब जो बनावट के एतबार से बात है वो समझी जा सकती है। वो क्या कि असल में जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं ये दो चीज़ों का मिक्सचर होते हैं। जैसे नाम से भी जाहिर है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें दो किस्म की चीज़ें होती हैं। अगर वो एसिडिक बफर होगा तो उसमें एक जो कंपोनेंट होगा सोल्यूशन का वो एसिड होगा, और दूसरा सॉल्ट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बेसिक बफर होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, एक उसमें बेस होगा और साथ उसके एक सॉल्ट होगा। तो इस तरह से हमने नाम दिया इनको एसिडिक बफर और बेसिक बफर के बारे में। हम्म। अच्छा सर, एसिड और बेस तो मुख्तलिफ हैं, क्या सॉल्ट सेम होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं तुमको बनाना सिखाता हूँ। ये देखो कि जो सॉल्ट है ना, जो एसिडिक बफर का हिस्सा है वो डिफरेंट है, और वो सॉल्ट जो बेसिक बफर का हिस्सा है वो डिफरेंट है। अब हम ये समझते हैं कि ये एसिड और बेस क्या होंगे। देखें, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपने अपने जहन में रख लेनी है। वो ये कि जो आप एसिड इस्तेमाल करेंगे ये एक वीक एसिड होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास बेस होगा ये भी एक वीक बेस होगा। और जो हमारे पास ये एसिड और बेस होंगे इन्हीं की मदद से ही हम सॉल्ट बनाएंगे, यानी इन्हीं की मदद से ही हम सॉल्ट बनाएंगे। अब से कोई पता करता है कि सॉल्ट बनाने का तरीकाकार क्या है, तो आप कहते हैं कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बिल्कुल इसी तरह ही काम करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक बात कहता हूँ कि मेरे पास एक एसिड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एसिड है जिसका नाम है एस्टिक एसिड, ये एक वीक एसिड है। अब मैंने जो इसका रिएक्शन करवाना है ना वो एक बेस से करवाना है, क्योंकि आपने खुद अभी कहा है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास बेस है ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप ये देख रहे हैं कि जो मैंने बेस ली है ना ये एक स्ट्रॉन्ग बेस ली है। चलें अब रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। जब रिएक्शन हमने कंप्लीट किया तो कुछ इस तरह का रिएक्शन हुआ, CH3COONA। ये हमारे पास सॉल्ट है और इसके अलावा जो चीज बनेगी दैट विल कॉल्ड वाटर। तो अब हमने ये एक सॉल्ट बना लिया। जो ये सॉल्ट बना लिया है यही वो सॉल्ट है। अब थोड़ा सा जरा इसको सम अप करते हैं कि एसिडिक बफर क्या होते हैं। तो हम कहेंगे एसिडिक बफर्स आर दोज बफर या दोज बफर सॉल्यूशंस हैविंग a weak acid and a salt of it
विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। मैं दोबारा से बात कहता हूं कि वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर यही फार्मूला हम दोबारा से अप्लाई करें बेसिक बफर पर तो वहां पर भी ये हो सकता है। वो कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बेस है और ये वीक बेस होनी चाहिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इज अ वीक बेस। अब हमने क्या बनाना है? सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस के रिएक्शन से। तो इसका मतलब है कि इस वाली बेस के साथ हमें एक एसिड डालना होगा। अब एसिड कौन सा है? एसिड आपने लेना है फॉर एग्जांपल HCl। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने एसिड लिया है ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं तो क्या बना? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और प्लस H2O। ये जो बना दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। अब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि बेसिक buffers are those buffer solutions having a weak base and salt of it with a strong acid। तो अगर हमारे पास ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ही हम सॉल्ट ऐसा तैयार कर पाएंगे जो बफर के बनाने के लिए जरूरी है। तो मैं तारीफ दोबारा दोहराता हूँ, हम थोड़ा इसको टाइप के एतबार से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई पूछता है कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस, तो कहेंगे दे आर टू टाइप्स ऑफ एसिड बफर्स, दे आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी एसिड बफर्स एंड बेसिक बफर्स। तो एसिड बफर क्या होते हैं जी? तो आप कहेंगे एसिडिक बफर्स आर दोज बफर सॉल्यूशंस हैविंग अ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, and the basic buffers are those solutions having a weak base and salt of it with a strong acid। अगर आपको मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही तो थोड़ी सी मैं बात यहाँ मजीद वाज़ेह करता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हमने क्या डाला हुआ है? सपोज कीजिए हमें डाला हुआ है वीक एसिड जो कि एस्टिक एसिड है, जैसे कि अभी हमने देखा। अब इस एस्टिक एसिड में हमें दूसरी चीज भी शामिल करनी है जो कि सॉल्ट है। अब सॉल्ट आप कैसे बनाओगे? तो सॉल्ट बनाने का तरीकाकार बताया आपको अभी हमने। वो कैसे कि सपोज कीजिए ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने वही एसिड डाला और एसिड के साथ साथ हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस डाली। अब एसिड और बेस के रिएक्शन से बना सॉल्ट। अब ये सॉल्ट आपने उठाना है और डाल देना है किसके अंदर? इस वाले बीकर के अंदर जहां पहले से एसिड है। तो एसिड और सॉल्ट बन जाएंगे। तो ये जो आपके पास बना है दैट इज कॉल्ड एसिडिक बफर। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से अगर हम दोबारा से बात समझें तो बेसिक बफर कैसे बने? इसमें भी हमारे पास वही एक बीकर है। इस बीकर के अंदर हमने क्या डाला हुआ है? हमने डाला हुआ है एक बेस। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ तैयार करेंगे। जैसे आपको पता लग ही गया होगा कि उस के अंदर हमने जो चीज डालनी है वो है वही बेस और इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग HCl। और ये दोनों चीजें डालने के बाद जब रिएक्शन होगा अंदर, तो उस रिएक्शन से आप जो नया सॉल्ट बनाएंगे, अब वो सॉल्ट आप डाल देंगे उस वाले बीकर के अंदर जो हमने पहले से यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है? वो टेस्ट ट्यूब में आपने बनाया था वो सॉल्ट आ रहा है। तो सॉल्ट ये नंबर 2 और आपके पास बेस जो कि नंबर 1, इन दोनों को आपने डालकर जो नया कुछ बनाया है दैट इज कॉल्ड बेसिक बफर। ये था ना सिर्फ टाइप्स ऑफ बफर बल्कि ये कि मेथड क्या है, आप किस तरीके से बना सकते हैं बफर्स को। यानी हम इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं और हम ये भी बोल सकते हैं कि हाउ टू मेक, कैसे बनाएंगे बफर सॉल्यूशन।
तो ये आपके पास एक क्वेश्चन और भी हो गया कि हाउ टू मेक अ बफर सोल्यूशन। और आपसे कोई कहता है जी एसिड बफर कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे इसमें हम एक वीक एसिड डालेंगे और इसी का सॉल्ट डालेंगे विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। और इसी तरह से कोई कहता है जी बेसिक बफर कैसे बनाएंगे, तो डालेंगे हम बेस और साथ डालेंगे सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये सवाल पैदा होता है कि बफर आखिर काम कैसे करते हैं। हमने इसके काम करने का तरीकाकार पहले पढ़ लिया है वो कैसे पढ़ लिया है, वो हमने पढ़ा है जब हमने कॉमन आइन इफेक्ट पढ़ा है। जैसे हमने कॉमन आइन इफेक्ट में चंद एक बातें की हैं, इसी तरह से हम यहाँ भी ये समझ सकते हैं कि बफर कैसे काम करता है। मैं इसकी एग्जांपल से आपको वाज़ेह करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक बफर बनाया दैट इज कॉल्ड एसिडिक बफर। अब जो एसिडिक बफर है वो कैसे बना था, अभी मैंने जैसे बताया है वैसे देखें। ज़रा हम समझते हैं कि हमारे पास एसिडिक बफर पड़ा हुआ है एक बीकर में, और इसमें क्या किया है, इसमें एक तो वीक एसिड है, ये हमारे पास एक वीक एसिड है, फॉर एग्जांपल CH3COOH, और ये आयोनाइज हुआ हुआ है। किस तरह से आयोनाइज हुआ हुआ है, इस तरह से कि CH3COO और H पॉजिटिव आयन, मतलब एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। इसके अलावा भी हमने इसमें कुछ डाला था, और वो क्या था, वो हमारे पास एक सॉल्ट था। अब अगर हम उस सॉल्ट का जिक्र करें तो वो क्या था, मिसाल के तौर पर वो था सोडियम एसीटेट। तो CH3COONA ये सोडियम एसीटेट है, और ये सॉल्ट भी यहाँ पर डिसोसिएट होता है, आयनाइज होता है। एक्चुअली ये सारा कुछ हम पानी में डाल रहे होते हैं, तो पानी के अंदर ये डिसोसिएट होते हैं, पर एसिटिक एसिड एक अच्छा डिसोसिएट होने वाला या आयोनाइज होने वाला एसिड नहीं है, वीक एसिड है, जैसे कि मैंने अभी पिछले कॉमन आयन इफेक्ट में बताया था आपको। तो एनीहाउ CH3CONA को जब हम आयोनाइज करेंगे तो आपने एक बात नोट की होगी, वो बात क्या है कि यहाँ पर एक कॉमन आइन बनने लगा है। ये जो कॉमन आइन है ये असल में ये कोशिश कर रहा है कि रिएक्शन जो है, पहला वाला रिएक्शन, वो बैकवर्ड चला जाए, ठीक है। और जितना ये बैकवर्ड चलता रहेगा एसिटिक एसिड उतना अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। जैसे मैंने समझाया कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म पीएच के बढ़ने या घटने पे असरअंदाज नहीं होती। तो यहाँ पर एसिड है, वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस भी कर रहा है, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट ये कोशिश कर रहा है कि उसको बैकवर्ड ले जाकर हाइड्रोजन आयन की मिकदार को कम से कम किया जाए। तो हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पर चीज़ बच रही है, या कह लीजिए मौजूद है ज़्यादा मिकदार में, वो दो चीज़ें हैं, जो कि एसीटेट है, क्योंकि एसीटेट डबल हो गया तो हाइड्रोजन आयन उनमें से कुछ के साथ मिलकर बैकवर्ड रिएक्शन के दौरान वापस अनडिसोसिएट होकर यहाँ पर पहुँच गया, तो इसलिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन दूसरी जो बड़ी यहाँ पर कंसंट्रेशन मौजूद है वो एसिटिक एसिड की है, क्योंकि वो एक वीक एसिड है, डिसोसिएट या आयोनाइज कम होता है, इसलिए अपनी अनआयोनाइज्ड या अनडिसोसिएट फॉर्म में ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो ये आपके जहन में बात रहे कि ये भी ज़्यादा मिकदार में है, ये भी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है हमारे पास। अब सपोज कीजिए ये हमारे पास दो चीज़ें थी इस यहाँ पर, एक था एसिड और एक था सॉल्ट। अब सपोज करें कि हमने यहाँ पर कुछ मिकदार डाल दी है, किसकी डाल दी है, एसिड की। अब एसिड जब अंदर जाएगा तो क्या करेगा, सपोज कीजिए हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है HCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे अंदर जाएगा तो वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि ये सारा का सारा एक्वस एनवायरनमेंट है, इसलिए हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बड़ी आसानी से बन जाएंगे। चलो हम यहाँ करके देखते हैं इसे। देखें HCl को जब आपने बीकर में डाला तो ये भी आयोनाइज होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयन। क्लोराइड आयन से हमारा कुछ यहाँ पे इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि पीएच का जैसे मैंने कहा जो तब्दील होना है वो हाइड्रोजन आयन की वजह से है। अब एसीटेट आयन जो कि ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं वो वेट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन आए, क्योंकि असल में बैकवर्ड रिएक्शन जानने के लिए
कॉमन आयन की मिकदार तो खासी ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन आयन यहाँ पे लिमिटिंग है, मतलब कम मिकदार में था तो वो वापस अनडिसोसिएट हो गया। लेकिन जो ही आपने एसिड को ऐड किया बफर सॉल्यूशन में, तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर जो पहले से मौजूद कम हाइड्रोजन आयन है उसकी कमी को पूरा करेगा। मतलब अब ज़्यादा एसीटेट आयन मजीद आने वाले हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर रिएक्शन को बैकवर्ड चलाना शुरू कर देंगे और फिर दोबारा से एसिटिक एसिड की मिकदार बढ़ने लगेगी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन देना था एक स्ट्रॉन्ग एसिड ने पीएच को तब्दील करने के लिए यानी कम करने के लिए, वही हाइड्रोजन आयन कंज्यूम होकर अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एसिटिक एसिड को बनाने पहुंच गया और इस तरह उसकी मिकदार क्या हो गई, कम हो गई। यानी हम जो एसिड डाल रहे हैं वो तो हाइड्रोजन आयन की मिकदार को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, मतलब बढ़ा रहा है, मोर या इंक्रीजेस। लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट इस वाले इंक्रीजमेंट को कम कर रहा है, यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो डिक्रीज होने लग जाएंगे। इस तरह जितना आप एसिड डालते जाएंगे, लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा था स्मॉल अमाउंट हो, बहुत ज़्यादा ना हो, यानी इतना हो कि जो इस बफर की कैपेसिटी के अंदर आता हो। तो मामला ये है कि जितना ज़्यादा एसिड डालते जाएंगे उतना हाइड्रोजन आयन बैकवर्ड जाकर अनडिसोसिएटेड फॉर्म में तब्दील होते रहेंगे और इस तरह पीएच पर असर नहीं होगा। तो ये वो है कि बफर किस तरह से एक्ट करते हैं। बिल्कुल सिमिलरली हम अपने दूसरे एसिडिक बफर के बजाय बेसिक बफर को भी इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिलहाल उसको भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम एक बेसिक बफर को देखें तो बेसिक बफर किस तरह से बनाया था मैं दोबारा से बता देता हूं और आप पीछे वापस भी देख सकते हैं। तो बेसिक बफर कुछ यूं बना कि हमारे पास एक बीकर में दो चीजें थी। कौन कौन सी? एक हमारे पास था इसके अंदर बेस जो कि वीक बेस था, और एक इसके अंदर था सॉल्ट जो कि इसी का सॉल्ट था। तो अगर हम दोबारा से ये देखते हैं कि बेस मिसाल के तौर पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को जब आपने पानी में डाला तो वो आयोनाइज हो गया और आयोनाइज होकर क्या बनाने लगा, NH4 अमोनियम आयन और साथ OH नेगेटिव आयन। लेकिन इसमें दूसरी चीज जो डाली गई है वो क्या है, सॉल्ट। अब जो सॉल्ट है वो इसी का है, यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, वो भी जाकर आयोनाइज हो गया और फिर दोबारा से कॉमन आयन दिया, यानी अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। अब इसमें क्या मामला है, इसमें मामला अमोनियम आयन जो है वो कॉमन आयन है और अमोनियम आयन जितने ज़्यादा बढ़ने लगेंगे रिएक्शन उतना बैकवर्ड जाना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझाते चलते हैं, ये हमने लास्ट टॉपिक्स में ही पढ़ी थी कि यहाँ H आयन तो नहीं है, फिर पीएच पे किस तरह से तब्दीली आएगी। तो इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है, वो ये जो हमने लास्ट टाइम भी समझा था, आप पिछले टॉपिक्स में देख सकते हैं पीएच और पीओएच के टॉपिक में, कि जो पीओएच वो बराबर होती है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, बल्कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन के। और इसके अलावा POH और प्लस PH इज इक्वल टू 14, ये फार्मूला भी हमने सीखा था। अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास जो OH आयन कंसंट्रेशन है वो है मिसाल के तौर पर 10⁻⁻3। तो जैसे अभी हमने ऊपर हल किया था कि अगर हम इसका माइनस लॉग ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +3। अब सपोज कर लीजिए कि जो POH आई है वो आई है +3। अगर POH +3 आई है तो PH कितनी होगी? तो इस न्यूमेरिकल को आसानी से हल किया जा सकता है। PH को यहाँ पर ही रहने दें और +3 को वहाँ ले जाएं जो कि -3 हो जाएगा। तो 14 - 3 इज इक्वल टू 11, यानी PH हो गई 11। यानी बेस के डालने से PH बढ़ती है, क्योंकि असल में बेस के डालने से POH घटती है और इस फार्मूले के मुताबिक POH जितनी कम होगी PH उतनी ज़्यादा होगी। तो ये वाली बातें भी ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसका तज़किरा इसलिए कर दिया ताकि समझने में आसानी रहे। तो OH आयन कंसंट्रेशन असल में PH के घटने बढ़ने का सबब बन रही है।
तो हम यहाँ पर ये बात सोच सकते हैं कि जो OH आयन कंसंट्रेशन है ये यहाँ पर अगर यहाँ लिमिटिंग है, वो कैसे लिमिटिंग है? बड़ी आसान सी बात है कि जो अमोनियम आयन है वो चूंकि कॉमन आयन है, इसलिए अमोनियम आयन वापस OH आयन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने लगे हैं बैकवर्ड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार ज़्यादा है यहाँ पर और OH की मिकदार कम है, इसलिए रिएक्शन जितना बैकवर्ड जा सकेगा चला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। ये बात भी याद रहे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार जितनी कंज्यूम होती है, अमोनियम क्लोराइड जो कि ज़्यादा डिसोसिएटेबल है बनिस्बत एक वीक बेस के, वो और अमोनियम आयन देता है, तो अमोनियम आयन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। अब हम फिर एक बात करते हैं, वो बात ये है कि अब के बार इस वाले बीकर में हम बेस ऐड कर देते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर पानी में डाल देते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेसेस ज़्यादा क्या करती हैं? पीएच को तब्दील करती हैं, बढ़ा देती हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसा मुमकिन होगा? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखें, बल्कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते यहाँ पे लेनी पड़ेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो एक वीक बेस है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने, ये भी जाकर आयोनाइज हो जाएगी और आयोनाइज हो जाने के बाद क्या करेगी? बनाएगी सोडियम आयन और साथ OH नेगेटिव आयन। अब OH नेगेटिव आयन यहाँ पर पहले से कम मिकदार में है, तो बिल्कुल सेम पुराने कंसेप्ट के मुताबिक जो ये OH होगी, इसकी मिकदार के बढ़ने की वजह से जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, वो बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से बनने लगेगी और OH की मिकदार कम हो जाएगी। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये चाह रहा था कि OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करें, लेकिन क्या हुआ? वो जो कॉमन आयन या बफर सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, वो उसको इस्तेमाल कर कर अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एक वीक बेस बनाने जा रहा है, इसलिए OH की मिकदार ऑटोमेटिकली इंक्रीज की बजाय डिक्रीज होने लगेगी। तो ये यहाँ पर एक अहम बात है कि इंक्रीज और डिक्रीज का मामला ऊपर भी था, यानी एसिड डालकर हाइड्रोजन आयन को बढ़ा देना था, लेकिन वो कम हो गए। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालकर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, OH को बढ़ाकर पीएच तब्दील करना था, लेकिन OH की मिकदार कम हो जाने की वजह से पीएच पर इतना असर नहीं होगा। तो ये आपके पास एसिड और बेस भी है। इसी तरह से अगर हम एक बात और समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि HCl डाल देते हैं जी इसी के अंदर। अब HCl डालते हैं इसी बेसिक बफर में, तो वो क्या पैदा करेगा? H आयन। अब H आयन और Cl नेगेटिव भी जाहिर सी बात है, लेकिन H आयन ज़्यादा कीमती है। अब H आयन क्या करेगा? H आयन पहले से मौजूद जो OH आयन हैं, इनके साथ मिलकर वाटर बनाएगा। वाटर न्यूट्रल होता है, 7 pH होती है उसकी, तो पानी यहाँ पर काफ़ी बहुतात में ही रहेगा और जो pH है वो चेंज नहीं होगी। तो एसिडिक बफर में बेस भी डाले जा सकते हैं और बेसिक बफर में एसिड भी डाले जा सकते हैं, वो भी यहाँ पर pH को मतलब तब्दील करने की कोशिश करने के बावजूद भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ये बात जहन में रखेंगे कि ये नहीं होता कि बिल्कुल ही तब्दील ना हो पीएच थोड़ी तब्दील ज़रूर होती है, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में। एक बात मैं यहाँ पर और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये इक्वेशन लिखी गई है, इस इक्वेशन को समटाइम थोड़ा सा बुक्स तब्दील करके भी लिखती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा होता है +H2O, तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा H3O पॉजिटिव, यानी H आयन को आपने H2O दे दिया समझ लीजिए। तो आप ये बात याद रखेंगे कि पानी की जो मिकदार है यहाँ पर, पानी यहाँ पर सॉल्वेंट है, वो काफ़ी बहुतात में, मतलब बहुत ही एक्सेस में है, और उसके यहाँ पर होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये तो ज़रूरी है कि पानी होना चाहिए, लेकिन पानी की कंसंट्रेशंस तब्दील नहीं होंगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर हम उसको नहीं भी लिखते और जिस तरह मैंने अभी एक्सप्रेस किया है इस इक्वेशन को वैसे भी कर देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन इस मामले में हमें ज़रा H3O पॉजिटिव थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए H3O पॉजिटिव का इस्तेमाल हम यहाँ पर कम करते हैं। तो अगर कर भी देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप H2O डाल सकते हैं, जिसके डालने के बाद फिर हमें यहाँ पर यही आयन बनाने होंगे और साथ H आयन और OH आयन फिर बन जाएंगे, मतलब पानी की मिकदार यहाँ पर भी कांस्टेंट रहेगी। तो वाटर
जो है यानी एक्वस जो मीडियम है वो ऊपर वाले बफर्स में भी और नीचे वाले बफर में भी मौजूद रहेगा। इसलिए ये बात मैंने इसलिए भी कही है कि जैसे आप सपोज कीजिए एसिडिक बफर में आप डाल देते हैं बेस, फॉर एग्जांपल आप डाल देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो HCl की बजाय आप डाल देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से आपको अब क्या मिलेगा, यहाँ पर OH आइन। ये OH आइन क्या करेंगे, ये पहले से मौजूद पानी के H आइन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे, या कह लीजिए OH आयन की कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी काफ़ी मिकदार में यहाँ मौजूद है और न्यूट्रल रहेगी। तो इसी तरह से न्यूट्रल रहने की वजह से pH चेंज नहीं हो पाएगी। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात भी हो गई जो कि एक एसिडिक बफर में डाला गया, और इसी तरह से हमने जिक्र किया बेसिक बफर का, और बेसिक बफर में भी हमने ये वाली बात नोट की है कि उसमें भी हमने डाला एसिड और देखा कि न्यूट्रल स्पीशी यानी वाटर वहाँ पर पहले भी मौजूद है, उसमें सिर्फ इजाफा हो रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये था कि बफर्स कैसे काम करते हैं।